नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसी कंप्रेसर हो या फ्रिज का कंप्रेसर या डिफ्यूजर का कंप्रेसर, उसको किस तरीके से चेक करते हैं प्रॉपर। हम लोग शुरू से लेकर लास्ट स्टेप तक हम लोग देखेंगे, यानी कितने स्टेप में हम लोग फाइनल कर लेंगे कंप्रेसर सही है या नहीं है। बहुत बार क्या होता है, टेक्नीशियन बोलता कंप्रेसर चल रहा फिर भी मेरा कंप्रेसर खराब माना जाता है कि नहीं। बहुत बार कंप्रेसर चलता है नहीं, बहुत बार कंप्रेसर मान बता रहा फिर भी कंप्रेसर खराब माना जाता। तो कितने स्टेप में प्रॉपर हम लोग मालूम कर लेंगे कंप्रेसर मेरा सही है या नहीं, ये चीज हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक आपको जरूर वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कंप्रेसर फिगर बनाए हुए। सबसे पहले ये जो मेरा फ्रिज या डिफ्यूजर का जो कंप्रेसर होता वो कंप्रेसर आ गया। दूसरा मेरा क्या चाहिए, एसी का कंप्रेसर, जिसे रोटरी एसी में जो लगता है मेरा आर एसी, यहाँ पे कौन सा एसी, आर एसी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एसी में जो लगता है आर यानी कि आर एसी, रूम एयर कंडीशनर, जो हम लोग रूम में एसी लगाते हैं उसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ रहता है एसी में, चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, उस दोनों में रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ था। पहले हार्मेटिक कंप्रेसर आता था एसी के लिए, मतलब अब हार्मेटिक कंप्रेसर नहीं आता, जो बंद हो चुका है इसके लिए एसी के लिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक यानी कि आपको जो है रोटरी कंप्रेसर यहाँ पे यूज किया जाता है। एसी में जो लगा हुआ था कौन सा कंप्रेसर आता है, रोटरी कंप्रेसर, ठीक ना। अब दूसरा होता है कि यहाँ पे, और फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दिए पूरा, रेसिप्रोकेटिंग हार्मेटिक कंप्रेसर, क्लियर ना। जो फ्रिज में लगा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग हार्मेटिक कंप्रेसर, और एसी में जो लगा हुआ था उसको रोटरी कंप्रेसर। अब यहाँ पे देखेंगे चेक कैसे करेंगे मेरा प्रॉपर सही है या नहीं है। तो पहले कंप्रेसर के बारे में हम लोग सही तरीका से समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कंप्रेसर काम क्या होता है, देखिए अलग अलग सब हर एक कंपोनेंट का कुछ ना कुछ काम होता है, इसलिए लगाया गया। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पूछा जाए कंप्रेसर काम क्या होता है, चाहे एसी कंप्रेसर हो या फ्रिज कंप्रेसर या डिफ्यूजर को। तो कंप्रेसर का जो काम आपको बतलाना है, आप क्या बतलाइएगा, कंप्रेसर का मतलब कंप्रेस करना। कंप्रेस करने का जो अर्थ होता है मतलब कि वहाँ प्रेशर क्रिएट करना। प्रेशर कंप्रेस में क्या होता है, मानिए एक बड़ा एरिया, उस एरिया में जो भी एयर है या फिर जिस चीज का प्रेशर है उसको और कंप्रेस करके ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना। तो यहाँ पर कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में क्रिएट कर रहा है। मानिए एक रूम है, इसमें ज्यादा प्रेशर, जितना भी एयर है उसको हमें उसी एरिया को और छोटा कर दिया जाए, क्या चाहिए वहाँ पे ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। या फिर उसी रूम में और कंप्रेस कर दिया जाए और भी उसी तरह एयर भर दिया जाए तो भी वहाँ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंप्रेसर मेरा काम करता है, क्या करता है, एक तरफ से लेता है दूसरी साइड से उसी को प्रेशर क्रिएट करके दूसरी साइड निकालता है, जैसे हम लोग पानी के टूलू मोटर यूज करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे कंप्रेसर क्या करता है, एक साइड से लेता है और दूसरी साइड से कंप्रेस करके हाई प्रेशर में क्रिएट करके बाहर भेजता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में क्रिएट करता है। तो आप यहाँ पर समझिए कंप्रेसर कुछ भाग का नाम पहले समझ लेते हैं। कंप्रेसर को फ्रिज में जो कंप्रेसर आपको नजर आता है फ्रिज में, वो आपको इस तरीके से आता है। फ्रिज में आपको फ्रिज रहे चाहे डिफ्यूजर रहे, उस सब में जब आप कंप्रेसर देखिएगा तो वहाँ पर आपको कम से कम 3 पाइप नजर आएगा। कंप्रेसर तो ऐसे रहेगा पूरा, और ये 3 टर्मिनल रह गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं, पावर टर्मिनल। जब हम लोग क्या करते हैं 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई मेन देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर समझिए, तो पावर टर्मिनल तो समझ में आ रहा है, जब मेन पावर सप्लाई देंगे तब जाकर चलेगा। तो पहले से हमको पावर सप्लाई देने से पहले हम लोग उसको चेक करना पड़ता है कि नहीं। तो उसको चेक करने से पहले हम लोग कंप्रेसर के बारे में समझ लेते हैं। कंप्रेसर काम क्या चाहिए वो चीज बता दिए। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अब यहाँ पर कंप्रेसर में 3 पाइप दिख रहा, फ्रिज के कंप्रेसर में जिसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग हार्मेटिक कंप्रेसर बोलते हैं, वही एसी कंप्रेसर में जो रोटरी कंप्रेसर जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो रहता है आपको 2 पाइप दिख रहा, एक पाइप यहाँ पे सेक्शन दिख रहा और दूसरा पाइप यहाँ पे डिस्चार्ज दिख रहा। अब यहाँ पर आता है सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कोई भी कंप्रेसर सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन, उसका काम क्या होता है और पहचानेंगे कैसे। सेक्शन लाइन आपको नाम से ही मालूम पड़ेगा, सेक्शन तो कहते हैं खींचना, है कि नहीं, और डिस्चार्ज छोड़ना। तो डिस्चार्ज लाइन काम क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर निकाला जाता है और सेक्शन लाइन से गैस को खींचा जाता है। ये चीज समझ में आ गया। अब रह गया पहचान करना, कोई भी कंप्रेसर सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन पहचानेंगे कैसे। सबसे पहला जो तरीका सबसे बढ़िया, आराम से देख कर पता कर लेना, चाहे वो एसी कंप्रेसर है या फ्रिज कंप्रेसर है। अगर पतला पाइप है तो मेरा डिस्चार्ज पाइप हो जाएगा, अगर मोटा पाइप है तो सेक्शन पाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एसी कंप्रेसर में देखेंगे, चाहे दोनों मिला देना, दोनों कंप्रेसर में वही सेम बात है। तो एसी कंप्रेसर में देखेंगे यहाँ पे जो ये पतला पाइप निकला हुआ है और यहाँ पे एक मेरा ये काचिए मोटा पाइप है, इसके बारे में आपको बतलाएंगे बाद में। पहले यहाँ पे समझ लिया पाइप के बारे में, जो बतलाना एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए अपना कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे जो समझिए, यहाँ पे क्या चाहिए कि एक पतला पाइप है और एक मेरा मोटा पाइप है। तो मोटा वाला पाइप क्या बोलती है, सेक्शन पाइप, और पतले वाला पाइप को डिस्चार्ज पाइप। मतलब अगर हम इसको चालू करते हैं, इसका पावर टर्मिनल कहाँ है, ये रहा, ठीक ना, इसका पावर टर्मिनल, तो दोनों के एक ही जगह लिख दिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए,
जब इसको हम पावर सप्लाई देते हैं और ये जब ऑन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकलेगा और सक्शन लाइन से गैस खींचेगा। यहाँ समझ में आ गया, क्लियर ना। तो कैसे पहचान करेंगे और कैसे कि किसका क्या काम होता है, ये चीज बतला दिए। पहचान कर दीजिए, पतला वाला पाइप मेरा डिस्चार्ज पाइप, मोटा वाला पाइप आपका सक्शन पाइप, ये याद कर लीजिए। अब वही चीज देखिए फ्रिज कंप्रेसर, यहाँ पर आपको पतला पाइप नजर आ रहा, बाकी ये दोनों पाइप आपको सेम दिख रहा। यहाँ पर आता है 3 पाइप इसमें नजर आ रहा है, तो उसमें तो समझ में आ रहा है सक्शन पाइप से खींचता है, डिस्चार्ज पाइप से बाहर निकलता है। मगर उस कंप्रेसर में 3 पाइप है, उस कंप्रेसर क्या काम होता है ये चीज समझिए। अब ये जो दोनों पाइप होता है सिर्फ कंपाउंड में दिया हुआ रहता है। मान लीजिए जैसे आप एक कंपाउंड बना रहे हैं, ये आपको एक कंपाउंड रहा, इसमें 2 पाइप आपको यहाँ से जोड़ा हुआ, जो बाहरी डायरेक्टली काटे अंदर के कंपाउंड एक एरिया को बोला जा रहा है पूरा को, इसके अंदर चला गया। और इसके अंदर क्या चाहिए, मान लीजिए रोटर वगैरह रह गया और स्टेटर रह गया, और इसके अंदर जो मेरा पिस्टन लगा हुआ रहता है ना, पिस्टन से जुड़ा हुआ मेरा डिस्चार्ज पाइप निकलता, समझ लीजिए बढ़िया से। पिस्टन से जुड़ा हुआ डिस्चार्ज पाइप निकलता। डिस्चार्ज पाइप को सिर्फ कंप्रेस किया जाता है, बाकी सेक्शन पाइप से ऑटोमेटिकली गैस को खींच लेता है, ये चीज होता। इसमें जो 2 पाइप को दिख रहा, दोनों सेक्शन पाइप, जिस दोनों सेक्शन पाइप बोल सकते हैं, एक को सेक्शन एक को चार्जिंग। किसी को भी सेक्शन पाइप बना सकते हैं, किसी को भी चार्जिंग पाइप बना सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या चीज काम होता है, क्या चीज तीनों पाइप का। सेक्शन पाइप समझ में आ रहा है, ये हमेशा आपको बोला जाएगा सेक्शन पाइप किस कॉइल से जुड़ा हुआ था, सेक्शन पाइप कहाँ जुड़ा हुआ था। तो सेक्शन जो पाइप है मेरा कंप्रेसर जुड़ा हुआ रहता है, और सेक्शन का दूसरा सिरा कहाँ जुड़ा हुआ रहता है, मेरा कूलिंग कॉइल से। अगर डिस्चार्ज पाइप बोला जाए तो डिस्चार्ज पाइप कंप्रेसर में जुड़ा हुआ है, डिस्चार्ज पाइप मेरा कहाँ जुड़ा हुआ था, कंडेंसर कॉइल से, क्लियर ना। उसका पूरा मैकेनिकल सिस्टम का बात किया जाए तो आपको देखें कैसे आपको बनाना, ये समझिए। ये आपका कंप्रेसर रहा, एक पतला पाइप और एक मोटा पाइप। चलिए पाइप हम ऐसे बना दे रहे हैं, इस तरीके से पूरा मैकेनिकल सिस्टम। ये कंप्रेसर हो गया, और यहाँ पे देखेंगे ये पतला पाइप है, ये मोटा पाइप है। ये जो पतला पाइप है मेरा क्या हो गया, डिस्चार्ज पाइप, ये मोटा पाइप मेरा सेक्शन पाइप, क्लियर ना। और डिस्चार्ज पाइप कहाँ जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा कंडेंसर कॉइल से। कंडेंसर कॉइल कहाँ जुड़ा हुआ रहता है, फिल्टर से और डिस्चार्ज पाइप से। वो चीज हो गया अलग, पूरा मैकेनिकल सिस्टम का पूरा एक अलग वीडियो ही पूरा बना देंगे। अगर इसका वीडियो बतलाएंगे तो फिर पूरा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले कंप्रेसर के बारे में। अब यहाँ पर समझिए, सेक्शन लाइन समझ में आ गया और डिस्चार्ज लाइन समझ में आ गया। डिस्चार्ज लाइन क्या क्या काम होता है और कैसे पहचानेंगे, सेक्शन लाइन में क्या काम होता है कैसे पहचानेंगे, ये भी क्लियर हो गया। और इसमें 2 पाइप के बारे में बता रहे थे। सेक्शन पाइप क्या चाहिए था, किसी को भी सेक्शन लाइन से आपको करना है, कूलिंग कॉइल में जोड़ देना, और एक के जरिए गैस चार्जिंग किया जाता। सेक्शन लाइन में एक कूलिंग कॉइल जुड़ जाएगा, दूसरा जरिए गैस चार्ज किया जाता। जबकि एसी में क्या होता है, सेक्शन लाइन जो है इसी में एक चार्जिंग पाइप जोड़ा जाता है और इसी के जरिए गैस चार्ज किया जाता। बाकी दोनों का सेम फंक्शन रहेगा। बाकी डिस्चार्ज पाइप कोई दिक्कत नहीं। ये चीज रहेगा उसका काम के आधार पे, है कि नहीं, किस तरह से क्या काम करता है उसके अंदर, ये चीज। अब रह गया कंप्रेसर पास आपके पास दे दिया जाए, ये तो कंप्रेसर की इन्फॉर्मेशन, कंप्रेसर क्या काम है, उसको कैसे पहचानेंगे, किस तरह से वो काम करता है कि नहीं। अब जो पहला कंप्रेसर में चेक कैसे करेंगे कंप्रेसर मेरा सही है या नहीं, है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपका रेजिस्टेंस चेक करना, सबसे पहला तरीका आप याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस चेक करना। रेजिस्टेंस हम लोग क्या चेक करते हैं, ओम, जैसे यूनिट होता हम लोग क्या बोलते हैं, वजन तोलेंगे तो वजन में मतलब किस में तोलते हैं, केजी में। केजी क्या हो गया मेरा, यूनिट हो गया। उसी तरह जो रेजिस्टेंस हम लोग मापते हैं उसको क्या किस में मापते हैं, ओम में, इसको ओम बोला जाता है। तो सबसे पहला कहते हैं रेजिस्टेंस नापना। यहाँ पर 3 कॉइल दिख रहा है, 3 कॉइल दिख रहा है, तीनों पॉइंट के बीच, चलिए 3 पॉइंट हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट यहाँ बना दिए, तीनों पॉइंट के बीच यहाँ पर भी 3 पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट बना हुआ, दोनों का चेक करने का तरीका सेम रहेगा, क्लियर ना। तो तीनों पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, मान चेक करेंगे, तीनों पॉइंट के बीच मान चेक करें। चलिए तीनों को हम मान दे रहे हैं, ए बी सी, तीनों को हम मान लिए, ये ए पॉइंट रहा, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, या आप किसी कलर कोड से भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो हम आपको देते हैं ए बी और ए के बीच में जो हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज में सेट करना। हम लोग रेजिस्टेंस चेक करना तो मल्टीमीटर को सबसे पहले रेजिस्टेंस रेंज में सेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट ये भी पहले पॉइंट आ जाएगा। तो उसमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस रेंज में जब सेट कर लेंगे तो पहला उसमें क्या करेंगे, मान चेक करेंगे तीनों के बीच में, क्लियर ना। यानी कि एक ए और बी के बीच में जब चेक किया तो 10 ओम, ए और सी के बीच में चेक किया तो वहां पे 20 ओम, और बी और सी के बीच में चेक किए मान लीजिए 30 ओम। अलग अलग मान आपको आ सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, 2 4 6 भी आ सकता है,
4 3 7 भी आ सकता है, 8 7 15 भी आ सकता है, मगर हम लोग एक एवरेज मान आपको इस तरह से बता रहे हैं। इस तरीके से अगर मान बता रहा तो वहाँ पे क्या समझेंगे, ये चीज समझिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मान चेक किए, तो मान जो तीनों पॉइंट हमें यहाँ पे लिखे हैं, इस तरीका से मान आपको बतलाना चाहिए। पहला तरीका कि रेजिस्टेंस तीनों के बीच में बतलाना चाहिए। रेजिस्टेंस बतला रहा मगर अंदर का रेजिस्टेंस बतला रहा, इसका मतलब क्या है, अंदर का जो बाइंडिंग है, मोटर के अंदर क्या चीज था, हर एक मोटर के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा बाइंडिंग होता। समझे हम लोग क्या चीज समझेंगे कि मोटर का बाइंडिंग सही है, मोटर मेरा अभी सही है, अभी तक जब तक जहां तक चेक किया वहां तक मेरा मोटर सही है। अब समझिए पहला क्या चीज बता जाए, रेजिस्टेंस में सेट करेंगे मल्टीमीटर को, दूसरा रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो रेजिस्टेंस में तीनों के बीच में बतला रहा। अब अगर इसका कनेक्शन के बारे, जब आप कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन के लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए इसमें जो बाइंडिंग होता है, रनिंग और स्टार्टिंग का बाइंडिंग होता। जब रनिंग और स्टार्टिंग का बाइंडिंग होता, चलिए उसके बारे में बता देना। इसके अंदर में मोटर के अंदर में जो बाइंडिंग किया जाता है, 2 तरीका से बाइंडिंग होता है। कोई पंखा मोटर हम लोग बाइंडिंग करते हैं, उसमें 2 तरीका से बाइंडिंग होता है। कौन कौन होता है, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग कंटिन्यू चलाने के लिए, स्टार्टिंग बाइंडिंग स्टार्ट करने के लिए, मतलब टर्क धक्का देकर चालू करने के लिए। अब यहाँ पर समझिए, ये तो मोटर के अंदर का रह गया, मोटर के अंदर में कोई इस तरह से बाइंडिंग क्या हो रहा था। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या दिख रहा, मानिए एक स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक रनिंग बाइंडिंग है। यहाँ पर जो हम लोग 3 पॉइंट दिख रहा, मगर यहाँ पर अगर देखा जाए रनिंग और स्टार्टिंग का बाइंडिंग का, तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिख रहा। स्टार्टिंग का एक शुरू और एक लास्ट, यानी कि S1 S2 R1 R2, एक शुरू और एक लास्ट है कि नहीं। तो समझिए इसमें क्या चलता है, इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चलता। 3 पॉइंट है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। रनिंग स्टार्टिंग तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, रनिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग किया जाता है, तो रनिंग स्टार्टिंग होता है, मगर कॉमन फिर कहाँ से आ गया। तो कॉमन के बारे में अगर पूछा तो कॉमन के बारे में आपको बताना किस तरह से, ये समझिए। कॉमन जो बनाया था, किसी भी 2 पॉइंट, मतलब एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, इस 2 पॉइंट को मिलाकर कॉमन पॉइंट बनाया जाता है। मान लीजिए जैसे आप 4 आदमी का ग्रुप है, उसमें 2 आदमी सेम टी शर्ट पहन के आ गया, क्या चीज बोलते हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या चाहिए, टी शर्ट में दोनों कॉमन बात क्या है, दोनों सेम टी शर्ट पहन का है, या फिर अलग अलग है कि नहीं, और भी कुछ कॉमन वहां पर मिलता। यहाँ क्या चाहिए होता, ये समझिए। रनिंग का और स्टार्टिंग का बाइंडिंग आपस में जोड़ करके एक वायर निकाला जाता है, इसी को क्या बोलता है, बोला जाता है कॉमन। एक स्टार्टिंग, एक रनिंग और एक कॉमन। कॉमन कैसे निकलता समझ में आ गया ना, एक रनिंग में और स्टार्टिंग का मिला करके कॉमन निकाला जाता। चलिए अब यहाँ पे समझिए, 3 में पहले मान चेक कर लिए, मान आपको समझ में आ गया। अब तीनों नाम क्या चाहिए होता है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। क्या चीज बतला है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। तीनों का मान कैसे निकालेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पहचानेंगे कैसे, काहे कि अंदर में तो फिगर के जरिए आपको समझाया तो वो चीज समझ में आपको आ गया, मगर अब उसमें है कि आपको कि मान जब चेक किए तो उसमें बाहर से हमको चेक करना है कि उसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन है कौन सा कॉइल। तो जो हम लोग मान चेक किया, मान को पहले ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे ए और बी के बीच में जो चेक किए 10, ए और सी के बीच में चेक किए 20, और बी और सी के बीच में चेक किए 30 मान बतलाया। क्लियर है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखिए, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पता करने की। किसी भी मोटर में 2 स्पीड 3 स्पीड 4 स्पीड सब, जिस 2 वायर में सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा रनिंग और स्टार्टिंग हो जाएगा, बचा हुआ कॉइल कॉमन हो जाएगा। याद रखिए 2 वायर के बीच जब भी मान हम लोग चेक करेंगे तो हमेशा 2 वायर के बीच मान चेक करते हैं, है ना। तो जिस 2 वायर के बीच, जिस 2 पॉइंट के बीच सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, बचा हुआ कॉइल मेरा कॉमन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जिस 2 पॉइंट के बीच, कौन सा 2 पॉइंट के बीच सबसे अधिक मान आ रहा, समझिए बात कर, कौन सा 2 पॉइंट के बीच सबसे अधिक मान आ रहा। तो सबसे अधिक मान यहाँ पे देखेंगे बी और ए और बी के बीच में 10 आ रहा, 20 आ रहा, और यहाँ पे 30 आ रहा। सबसे अधिक मान कहाँ पर आ रहा, 30 यहाँ पे है। किस 2 पॉइंट के बीच में, बी और सी के बीच में है। तो जिस 2 बार के बीच में सबसे अधिक मान बतलाएगा वो रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, बचा हुआ कॉइल मेरा कॉमन हो जाएगा। तो सबसे अधिक मान जब ये दोनों बीच में आ गया तो बचा हुआ कॉइल कौन रह गया, ए रह गया। ए मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉमन कॉइल हो गया, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन कॉइल। अब कहिएगा रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पता करना क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में जस्ट इसके अगला लास्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक ना। ये मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो आपको याद करना, रनिंग और स्टार्टिंग एग्जैक्टली कैसे मालूम पड़े, हम क्या बदलाए, रनिंग और स्टार्टिंग होगा, रनिंग कौन होगा स्टार्टिंग कौन होगा ये कंफर्म ही नहीं बदला है। तो रनिंग कौन होगा स्टार्टिंग कौन होगा ये चीज कंफर्म समझिए। तो कॉमन पर सब चेक करना, कॉमन पर सिर्फ एक मल्टीमीटर की एक लीड को कॉमन पर रखेंगे, मतलब मल्टीमीटर के एक लीड को कॉमन पर रखेंगे तथा दूसरे लीड को रनिंग और स्टार्टिंग पर रखेंगे, मतलब बी और सी पर रखेंगे।
तो जिसमें सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा स्टार्टिंग हो जाएगा, और जिसमें कम मान बतलाएगा वो मेरा रनिंग हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए पर से बी पर सी पर कितना बतलाया 20, और ए से बी में 10। कम मान बतलाया बी पे, तो बी क्या हो गया, रनिंग हो गया। सी पर अधिक मान बतलाया, ये में क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया। अब समझ में आएगा नहीं, ए क्या हो गया मेरा कॉमन हो गया, बी मेरा क्या हो गया रनिंग हो गया, सी क्या हो गया मेरा स्टार्टिंग हो गया। यहां तक क्लियर है। अब रनिंग स्टार्टिंग कॉमन मालूम पड़ गया। अब कहिए ये मान चेक करना क्यों जरूरी है। तो ऑन ऑफ कंप्रेसर चालू कैसे करेंगे, किसी में तो पावर सप्लाई देंगे नहीं। मेरे पास पावर सप्लाई का सोर्स जो है मेरा मात्र दो है, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो न्यूट्रल और फेज है, यहाँ पर पावर सप्लाई कितने पॉइंट है 3 पॉइंट। तो तीनों पॉइंट चालू कैसे करेंगे ये चीज समझिए। अब तो इसको हम मिटा देते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन मालूम पड़ गया। बस ये तीनों पॉइंट का बेसिक छोटा सा फिगर बना के समझाएंगे, फिर पावर सप्लाई देख करके समझाएंगे। तो पहला तरीका आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस चेक करना। दूसरा तरीका अब बदला रहे। चलिए दूसरा पॉइंट पकड़िए आप। यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे ए पॉइंट जो था मेरा क्या था कॉमन, बी पॉइंट क्या था रनिंग, सी पॉइंट क्या था स्टार्टिंग। यहाँ तक अब क्लियर हो गया। रनिंग स्टार्टिंग कैसे पकड़ना वो चीज बतला दिया। अब डायरेक्टली क्या देखेंगे, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, ये चीज लिख दिए। अब यहाँ पे समझिए इसको पावर सप्लाई देंगे कैसे। एक रह गया मेरा न्यूट्रल और एक जो मेरा रह गया फेज, है कि नहीं, एक मेरा रह गया फेज। इसको पावर सप्लाई हम लोग देंगे किस तरीका से ये समझिए। सबसे पहला पॉइंट आपको जो इसमें है न्यूट्रल फेज जो आपको मिला है, अब इसको चालू भी करना है। चालू कैसे करेंगे ये चीज समझिए। एक न्यूट्रल और एक फेज, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई लेकर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कॉमन में दे देंगे। न्यूट्रल या फेज दोनों में से कोई एक कॉमन में दे सकते हैं। मतलब मन है तो इसको कॉमन में दे दीजिए, मन है तो इसको कॉमन में दे दीजिए। किसी एक को सबसे पहला पॉइंट जो कॉमन में दे देना। हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल पावर सप्लाई के लेकर के डायरेक्टली कॉमन में दे देंगे। अब आ गया दूसरा पावर सप्लाई, दूसरा पॉइंट फेज। तो फेज इसमें कैसे पावर सप्लाई देंगे, किस पे पावर सप्लाई देंगे, रनिंग या स्टार्टिंग पे, ये चीज समझिए। फेज पे पावर सप्लाई देंगे, सबसे पहले आप देखते मेन जो पावर सप्लाई फेज जो है उसको डायरेक्टली लेकर के रनिंग पे दे देना। आप कहिएगा स्टार्टिंग पे कैसे देंगे, तो यहाँ पे कंप्रेसर स्टार्ट करने का आपको दोनों तरीका बता देते हैं किस तरीके से स्टार्ट करना। पहला तो रनिंग पे दे दिए, या फिर एक बार लेके यहाँ पे सटा करके ऐसे सटाएंगे और फिर हटा लेंगे, लाइन दे करके सटाएंगे फिर हटा लेंगे। ऐसे नहीं कि लाइन दिए हुए हैं और रनिंग और कॉमन में बहुत देर से लाइन दिए हुए हैं उसको सटाए नहीं है, फिर कंप्रेसर में जल जाएगा, उस कंडीशन चांस है जल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सटाएंगे बाहर को हटा लेंगे, यानी कि स्टार्टअप देंगे फिर हटा लेंगे, तो भी कंप्रेसर में चालू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है मेरा क्या थी कैपेसिटर जोड़ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें और इसमें बाहर निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैपेसिटर जोड़ देंगे। एसी का है कम से कम जो जोड़ेंगे 40 म्यू एफ का, अगर फ्रिज का है तो 4 म्यू एफ का। यहाँ समझ में आ गया। म्यू एफ जो है कैपेसिटर का मात्रक होता है, जिसे हम लोग वजन नापते हैं केजी में, तो कैपेसिटर मापा जाता है माइक्रोफैराड में। क्लियर ना। यहाँ पे इस तरीके से पहला क्या थे शॉर्ट लगा करके स्टार्ट कर लेंगे, या फिर कैपेसिटर लगा देंगे इस तरीके से, उसके बाद पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है आपका। ये क्या चाहिए, दूसरा तरीका मेरा ऑन ऑफ के जरिए यानी कि कनेक्शन, है कि नहीं। चलिए ये चीज तो समझ में आपको आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दूसरा क्या चाहिए मेरा ऑन ऑफ, यानी कंप्रेसर को पहले ऑन करने के लिए आपको आना चाहिए किस तरीके से पावर सप्लाई देते हैं ना, उसको पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे ऑन ऑफ लिखे हैं। तो पहला तरीका क्या है, रेजिस्टेंस चेक करेंगे। दूसरा क्या है मेरा ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन ऑफ करने से पहले देखिए, ऑन ऑफ करने से पहले आपको एक चीज और चेक करना है। चलिए इसको हम तीसरा पॉइंट बना दे रहे हैं ना। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा ऑन ऑफ के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, फिर दूसरा पॉइंट जो है बॉडी अर्थ चेक करना। मान लीजिए ये मेरा कंप्रेसर रह गया, ये कंप्रेसर पूरा, ये मेरा पूरा कंप्रेसर रह गया, और ये मेरा तीनों पॉइंट हो गया कॉमन स्टार्टिंग का। ये जो मालूम भी पड़ ही था। तीसरा पॉइंट मेरा बॉडी अर्थ हमेशा चेक किया था। बॉडी अर्थ चेक करने के बारे में हमको हमेशा मालूम होना चाहिए। अगर आपको चेक करने के लिए कंप्रेसर बोला जाए तो आपको एक एक जो पॉइंट अभी बतलाना है, एक एक पॉइंट आपको बतलाना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए 3 पॉइंट आपको नजर आ रहा है। तो हम लोग बॉडी कैसे चेक करें, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेंगे। तो मल्टीमीटर एक लीड को बॉडी पर रखेंगे तथा दूसरी लीड को बारे में से
तीनों पॉइंट पर रखेंगे, दूसरे लीड, एक लीड को बॉडी पे, दूसरे लीड को बारी बारी तीनों पॉइंट पे। तो किसी के साथ भी मान नहीं बतलाना चाहिए। अगर किसी के भी साथ मान बतला दिए मतलब कंप्रेसर बॉडी है, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर खराब माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा और तीसरा पॉइंट पहले समझाया होगा। क्लियर ना? पहला, दूसरा, तीसरा क्लियर। अब रह गया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट समझिए कैसे समझा रहा है। पंपिंग प्रेशर है ना, पंपिंग प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर जो बतलाए थे तीसरा पॉइंट ऑन ऑफ के लिए, बहुत बार कनेक्शन हम लोग सही चेक कर लिए। कनेक्शन बात का बढ़िया सही सुनिए, यानी ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो पहला कैसे बता रहे थे, कनेक्शन ये पहला रेजिस्टेंस चेक करने के लिए बहुत कंप्रेसर क्या होता है, रेजिस्टेंस बदलाता है मगर जब चालू करे चालू नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है, या तो उसका पहले से शॉर्ट सर्किट हो, अंदर में शॉर्ट आपस में हुआ, जिसका कारण क्या होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस सही तरीके से बतलाएगा नहीं, रेजिस्टेंस तो बदलाएगा मगर बहुत कम बदलाएगा, जिसका करंट का फ्लो ज्यादा होगा और यहाँ पे एमसीबी गिर जाएगा या हाई एम्पियर लेगा। बहुत बार क्या चाहिए और हाई एम्पियर लेगा कि वो जो होता है इसका कंप्रेसर ही जाम होता है। अब रोटर बिल्कुल चलेगा नहीं, लाइन दे दी है उसका रोटर बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल अंदर से जाम। हमको तो बाहर से मालूम पड़ेगा नहीं, उसको हाथ से पंखा तो है नहीं कि हम बाहर से घुमा देंगे, पूरा सील टाइप रहता है, इसको सील टाइप कंप्रेसर ही बोला जाता है। क्लियर ना? दोनों, जैसे कि रोटरी कंप्रेसर आ गया और हार्मेटिक कंप्रेसर आ गया, दोनों को सील टाइप कंप्रेसर ही बोला जाता है बनावटी आधार पर। अगर काम के आधार पर देखें तो काम पर तीन चार यानी कि 4-5 ढंग का कंप्रेसर हो जाता है काम के आधार पर, मगर बनावटी आधार पर मात्र 2 टाइप, एक ओपन टाइप और एक सील टाइप। पहला हमें क्या समझना है यहाँ पे कि बहुत बार मान बताता फिर भी कंप्रेसर खराब माना जाता, तो उस कंडीशन में क्या होता है हाई एम्पियर लेगा, कितना सही तरीके से कैपेसिटर भी लगा है, वोल्टेज भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी क्या मतलब हाई एम्पियर ले रहा, मतलब कंप्रेसर कम खत्म है। या एमसीबी गिर जाता तो भी कंप्रेसर कम खत्म है, बॉडी अर्थ है तो भी कंप्रेसर कम खत्म। ये चीज समझ में आपको आ गया। चौथा जो पॉइंट है पंपिंग प्रेशर। पंपिंग प्रेशर आप सही समझिए यहाँ पे, ये जो कंप्रेसर है मान लीजिए, ठीक है, इसको फिगर सही से बनाते हैं आपको, ठीक है, फिगर से वहां पर बना हुआ, आपको नॉर्मल से एक फिगर बना के समझाते हैं। चलिए, ये आपका कंप्रेसर आ गया, इसका ये सक्शन लाइन, इसका ये डिस्चार्ज लाइन, पतला पाइप मोटा पाइप। क्लियर ना? अब इसमें समझिए, इसको जब हम ऑन करते हैं, कंप्रेसर को ऑन करते हैं, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि चालू तो हो गया, कंप्रेसर चल भी रहा, एम्पियर भी नॉर्मल ले रहा, एम्पियर भी कम ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर फिर भी टेक्नीशियन क्या बोलता है कंप्रेसर आपका खराब है। काहे बोला जाता है वो चीज समझिए। इस कंडीशन में एसी है और फ्रिज में फॉल्ट क्या था, कंप्रेसर जब इस कंडीशन में चलते रहता भी है और फिर भी खराब माना जाता और हाई एम्पियर भी नहीं ले रहा, तो उस कंडीशन में खराब काहे माना जाता। इसका मतलब है कंप्रेसर काम क्या है पूरा पढ़िए समझिए, पंपिंग करना, कंप्रेस करना, जो कंप्रेस करने की क्षमता उसको जब खो देगा तो उसको कंप्रेसर पंपिंग लेस कहा जाता है। कैसे मालूम पड़ेगा ये चीज समझिए। इसमें क्या होता है उस कंडीशन में अगर गैस भरा हुआ भी है तो ठंडा नहीं करेगा सही तरीका से, ये चीज फॉल्ट हो जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि डिस्चार्ज लाइन से जो प्रेशर बेगना चाहिए बेग रहा, सेक्शन लाइन से जो खींचना चाहिए वो खींच भी रहा, मगर जिस क्षमता से खींचना चाहिए और जिस क्षमता से बेगना चाहिए वो चीज अनुसार नहीं है। मतलब कहते हैं एक स्पीड और एक क्षमता पावर, वो चीज का खत्म हो चुका। यहाँ पर वही चीज आपको देखना है कि आप इसका पंपिंग प्रेशर आपको मालूम होना चाहिए, फिर कितना पंपिंग के साथ खींचना चाहिए, कितना पंपिंग के साथ बाहर बेगना चाहिए, तो वो चीज समझिए। जो ये जो बाहर बेगता है कंप्रेसर नॉर्मली, एसी कंप्रेसर खास करके हमेशा सबका कितना होना चाहिए पंपिंग प्रेशर 500 से 600 psi। क्लियर? 500 से 600 psi। psi क्या होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, मतलब 1 पाउंड, मतलब 1 स्क्वायर इंच की जगह पे जब आप 1 पाउंड का वजन रखते हैं और जिससे प्रेशर क्रिएट होता है वही मेरा 1 psi कहलाता है। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बता देंगे प्रॉपर psi क्या कहलाता है ना, psi का मतलब क्या होता है, 60 psi 70 psi बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है प्रॉपर हम इसके बारे में बतलाएंगे। यानी कि पंपिंग प्रेशर जो निकलता है डिस्चार्ज लाइन से, जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली एक चार्जिंग पाइप लगाएंगे और यहाँ पे हम एक मीटर लगाएंगे, कितना प्रेशर होना चाहिए 500 से 600 psi, ये होता है पंपिंग प्रेशर। अब यहाँ पर क्या चाहिए हम कंप्रेसर लगा दिए, पता चला ये 300 psi, 300 psi से ऊपर लेके जा ही नहीं पा रहा है, 300 psi से ऊपर लेके जा ही नहीं पा रहा है, मतलब क्या चाहिए होगा वहां पे कंप्रेसर खराब माना जाएगा। मतलब शुरू से उठाया कंप्रेस किया 300 psi तक ले गया, उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा, मतलब कंप्रेसर खराब माना जाएगा। ये चीज आप समझ लीजिए, यही होता है पंपिंग प्रेशर। यहाँ पर किसी तरह किसी गैस के प्रेशर नहीं, किसी चीज का स्टर्निंग या बंद, ये सब कुछ प्रेशर नहीं,
यहाँ पर डायरेक्टली इसको पंपिंग प्रेशर बोला जाएगा। बिल्कुल आगे गैस कहीं निकलेगा नहीं, डायरेक्टली मीटर में जाएगा। ये मेरा क्या था पंपिंग प्रेशर। तो आपको कंप्रेसर को चेक करने कितना तरीका, 4 तरीका, बाकी भी और भी तरीका आपको बतलाए हुए पूरा बोलते होते इसमें कंप्लीट में पूरा बतला दिए वीडियो में। इसमें आपको समझ में आ गया कंप्रेसर का क्या काम होता है और कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन लगे जैसे उसको बारे में बतला रहे। इसमें तो आपको समझ में आ गया पावर सप्लाई, इसको पावर टर्मिनल बोला जाता है जहां से हम लोग पावर सप्लाई देता है 220 वोल्ट एसी स्टार्ट। इसको भी सेम तरीका से करना, इसको भी सेम तरीका से करना। पावर सप्लाई ओके होना चाहिए। अगर इन्वर्टर एसी की बात नहीं कर रहे, इन्वर्टर फ्रिज या इन्वर्टर एसी का बात नहीं कर रहे, यहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर फ्रिज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा और बढ़ा, एक्यूमुलेटर है ना। कंप्रेसर के साथ एक डब्बा नुमा सिलेंडर नुमा एक और आकार दिया होता है, उसका क्या काम होता है ये चीज समझिए। उसी का एक फिगर हम बनाएंगे एक सिंपल से अपना भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर समझिए क्या चीज होता है। डिस्चार्ज समझ में आ रहा, जो रोलर के जरिए कंप्रेस जब किया जाता है तो यहाँ पर डिस्चार्ज से कंप्रेसर को बाहर निकलता। बाकी सेक्शन लाइन में इसका क्या काम है, डायरेक्टली इसको पाइप के जरिए भी दिया जा सकता था, फिर इसको लगाया क्यों गया ये चीज समझिए। इसमें क्या होता है, गैस का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। फ्रिज में क्या होता है 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम ऐसे फ्रिज में। और एसी में क्या होता है 800 ग्राम, 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 600 ग्राम, है कि नहीं, उससे बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा। तो बहुत ज्यादा गैस होने के कारण आप क्या चाहते हैं कि किसी कारण से एसी जो काम कर रहा, किसी कारण से यानी किसी भी कारण समझ लीजिए कि किसी कारण से, यानी ये जो मेरा कंप्रेसर, इस कंप्रेसर क्या बोलता है वेपर कंप्रेसर भी, ये कंप्रेसर क्या करता है सिर्फ वेपर को ही लेता और वेपर को ही कंप्रेस करता। लिक्विड इसमें नहीं आना चाहिए, वो गैस मेरा लिक्विड फॉर्म में नहीं आना चाहिए अंदर। तो ऐसे तो नॉर्मली गैस हम जब भी छोड़ेंगे तो वेपर में बदल जाता है, मगर किसी कारण से अगर लिक्विड यहाँ पहुंचता है, किसी कारण से अगर लिक्विड यहाँ पहुंचता है तो लिक्विड कंप्रेसर के अंदर इंटर नहीं करेगा। अगर कंप्रेसर अंदर इंटर अगर लिक्विड करेगा तो इसको कंप्रेसर कर पाएगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑयल रहता नीचे में। तो अगर कंप्रेसर पूरा अगर डिस्चार्ज से करना चालू कर देगा लिक्विड को भी, तो ऑयल तो पहले बाहर निकल जाएगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर क्या चीज, एक्यूमुलेटर के अंदर किसी कारण से अगर लिक्विड इंटर कर जा रहा है तो उसको क्या करेगा, वेपर में ही इस कंप्रेसर के अंदर जाने देगा। अब कैसे जाना होता है ये समझिए। अब कहीं ऊपर से पाइप आता सीधा तो ऐसे चला जाता, मगर वैसे नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है, जो ऊपर से पाइप गिर रहा वो तो नीचे तक आ रहा, उसका वेपर या लिक्विड नीचे तक तो आ रहा, मगर नीचे जो वाला पाइप यहाँ पर दिख रहा वो पाइप उसके ऊपर तक गया हुआ रहता। समझ में आया कि नहीं, पाइप उसके ऊपर तक गया हुआ रहता। सीधा सीधा कहने मतलब समझे, ये एक क्या चाहिए गिलास है, यहाँ से हम पानी भर रहे हैं, पाइप हम यहाँ पर दिए हुए, ठीक है, और एक पाइप हम यहाँ से उठाए हुए ऐसे छेद बनाए हुए। अब बताए पानी कब गिरना चालू होगा, जो पहले भरेगा, इसमें भरने के बाद क्या होगा, जब तक यहाँ तक पहुंचेगा नहीं यहाँ से पानी बाहर निकलेगा नहीं। सेम प्रोसेस इसमें होता है। नहीं किसी कारण से अगर लिक्विड आ जाएगा तो लिक्विड हमेशा पहले नीचे आएगा, जखन नीचे आएगा तो कंप्रेसर गर्मी से या फिर किसी कारण से नीचे जो है ऊपर जखन जगह बचेगा। इसलिए हम लोग जब सिलेंडर में गैस भराते हैं तो ऊपर में देखते हैं खोलिएगा ना, या फिर जो रेफ्रिजरेंट हम लोग भराते हैं सिलेंडर में, सिलेंडर खुला ऊपर से खोलिएगा तो वेपर निकलता, वही सिलेंडर को अगर पलट देते हैं मेरा लिक्विड निकलना चालू हो जाता है कि नहीं। तो यही कारण है यहाँ पे सिलेंडर ये क्या चाहिए, इसको ऊपर रखा था, इसको नीचे रखा जाता है। अगर किसी कारण लिक्विड फॉर्म गिरता है तो पहले लिक्विड नीचे आएगा, लिक्विड हमेशा नीचे, वेपर हमेशा ऊपर। तो वेपर फॉर्म में ही कंप्रेसर के अंदर जाएगा और उसी वेपर को ही कंप्रेस करेगा कंप्रेसर मेरा। ये चीज होता है कंप्रेसर कम, एक्यूमुलेटर कम। एक्यूमुलेटर कम समझ गए, एक्यूमुलेटर कम। और किसी आपसे पूछा जाए तो क्या बतलाइएगा, यानी कि किसी कारण से अगर लिक्विड फॉर्म आ रहा है तो उसको वेपर फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर इंटर कराना, ये चीज एक्यूमुलेटर कम होता है। और भी इसके अलावा कुछ काम नहीं होता। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।